हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अशोक और उसके उत्तराधिकारी के बारे में। हमने इसके प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने बात किया है बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और उसके पहले हमने पूरा देखा है कि जो हम कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री मौर्य एम्पायर के बारे में, कहाँ-कहाँ से हमें स्रोत पता चलता है, किन-किन चीज़ों में क्या मुझे मिलता है। इन चीज़ों के बारे में हमने एक विस्तृत रूप से चर्चा किया है। साथ ही हमने एक अशोका का सबसे बड़ा पार्ट, हमने अशोक के पूरे अभिलेख को एक अच्छे तरीके से हमने कर लिया है विथ मैप। ओके, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अशोक और उसके उत्तराधिकारी के बारे में। अशोक के बारे में कुछ जानेंगे और उसके उत्तराधिकारी जो भी उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ों को जानेंगे। और ये आपके कोई भी एग्जाम के लिए सफिशियंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो जहाँ जीएस पूछता हो उसके लिए सफिशियंट है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, और मेन फोकस बीपीएससी 67 के लिए तो होगा ही होगा। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो अशोक। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग? अशोका के बारे में। अशोक महान कहा गया इसे। ठीक है, ओके। हिंदी लिख दूं, इंग्लिश लिख दूं, दोनों आप समझिए चीजों को। इसका डेट आपको देखने को मिलता है 273 से लेके 232 ईसा पूर्व। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा कि 269 भी लिखा होता है, तो उन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब बिंदुसार ने अपना जो भी सक्सेसर बोला, अपना उत्तराधिकारी सुसीम को बोला कि सुसीम मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा मिलता है बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में, जैसे दीपवंश और महावंश। मैं लिख देता हूं यहाँ पर उन बौद्ध ग्रंथों का नाम, दीपवंश और महावंश। ये बौद्ध ग्रंथ बहुत ही अशोका के लाइफ को करने का मतलब, ये मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है। दोनों ग्रंथ है जो दीपवंश और महावंश, दोनों बौद्ध ग्रंथ थे। इसमें बोला गया कि अशोका ने अपने 99 भाइयों को, जो अतिशयोक्ति है, आप समझ सकते हो कि 99 भाइयों के बारे में बात किया कि दीपवन और महावंश से बोला कि अशोका ने अपने 99 भाइयों को मारा, उसके बाद गद्दी पे बैठा है। ठीक है, उसने एक भाई को केवल छोड़ा था 30, उसका नाम था 30। ठीक है, उसका एक भाई था उसको 30 को छोड़ा था, बाकी सारे भाइयों को मार दिया था। ऐसा दोनों इन ग्रंथों में आपको देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं एक अतिशयोक्ति भी है। विद द हेल्प ऑफ अशोका 269 में मैं बात करता हूँ, 269 में इन्होंने अपना राज्यभिषेक किया, मतलब ये गद्दी पे एक तरह से प्रॉपर रूप से गद्दी बैठा। 269 सब बीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेट, सारे डेट महत्वपूर्ण। इसके बाद जितने में जो जहां से मैं बोलूँ डेट महत्वपूर्ण है, वो डेट महत्वपूर्ण, उसको आपको ये रखना पड़ेगा यार। ठीक है, आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो 269 बीसी में राधागुप्त विद द हेल्प ऑफ हिज गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर बोल दे, विद द हेल्प ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर राधागुप्त। मैंने बताया था इसके पहले बिंदुसारा में खलाटक नाम का एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात किया था। तो अशोका के समय राधागुप्त, और अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो मैंने उसके बारे में बताया मैंने वैश्य गुप्त के बारे में। ठीक है, वैश्य गुप्त के बारे में मैंने बताया था। ये राधागुप्त नाम का प्राइम मिनिस्टर होता है, इसके हेल्प से अशोका गद्दी पे बैठता है 269 बीसी में। ठीक है, अशोका की अगर हम बात कर लें इनके अन्य नाम के बारे में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछता है एग्जाम में बहुत बार, आपके पीसीएस का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, बहुत बार पूछा गया है। अन्य नाम की अगर बात कर लें, अशोका का क्या क्या नाम था, मैं सारा का नाम लिखूंगा आपको अभिलेखों में। पहला मैं लिखता हूँ क्या, अभिलेख में। सब महत्वपूर्ण है, सब महत्वपूर्ण है। ओके, अभिलेख। अभिलेख की अगर बात करते हैं तो देवाना प्रिय, देवाना प्रिय मतलब देवों का प्रिय हैं अशोक। ये देवाना प्रिय दिखाई देता है बहुत जगह नाम में। ठीक है, देवाना प्रिय दिखाई देता है। और सामान्यता अगर बात करते हैं, सामान्यता अगर बात करते हैं अभिलेखों में हर जगह ये देवाना प्रिय दिखाई देता है। कहीं कहीं कुछ कुछ अभिलेख हैं जहां डिफरेंट नाम दिखाई देता है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर आपके सामने उन अभिलेखों का नाम, गुर्जरा, मास्की। इन सारा का हिंदी, देखिए हिस्ट्री में ज़्यादा इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। जहां पर मुझे लगता है कि इंग्लिश में चीज़ों को करना चाहिए, मैं वहां पे कर देता हूँ। ठीक है, नेतुर, उद्गोलन, ये जो अभिलेख मिले हैं, आपको पता है ये सारे अभिलेख, गुजरा, मास्की, नेतुर, उद्गोलन, ये सारे जो अभिलेख हैं, ये आपको पता है लघु शिलालेख है। और इन अभिलेखों में अशोक का नाम प्रॉपर रूप से अशोक दिखाई पड़ता है, अशोक, अशोक। लेकिन यही देखिए मास्की, मास्की में क्या दिखाई पड़ता है, अशोक तो दिखाई पड़ता है मास्की में, लेकिन मास्की में एक और नाम दिखाई पड़ता है, बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डिफरेंट डिफरेंट नाम है। अब देखिए हम बात करते हैं भभु बैराट। मैंने बताया, ये मैंने ऑलरेडी इसके बारे में मैंने बता चुका हूं मैं। भभु बैराट
भव्य विराट जो कि राजस्थान में मिला है, ये शिलालेख है। और यहां से आपको दिखाई पड़ता है प्रिय दर्शना मगधीराज। मगधीराज, ये नाम देख रहे हैं, मगधीराज। और अगर हम बात कर ले मगध का राजा, ओके। और बुद्ध धम्म संघ, ये 3 चीज की चर्चा है, बुद्ध धम्म और संघ। तो आप कह सकते हैं कि अशोका एंड बुद्धिज्म का जो रिलेशन है, अशोका एंड धम्म का जो रिलेशन है, ये सारे आपको भव्य विराट शिलालेख में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पुराणों में क्या नाम इनका है, मैं इसकी बात कर लेता हूं। पुराणों में इनका नाम अशोक वर्धन दिखाई पड़ेगा आपको। क्या दिखाई पड़ेगा, अशोक वर्धन। पुराणों में इनका नाम अशोक वर्धन, और एग्जाम में इतना बार पूछा, आप सोच नहीं सकते हो, बहुत बार एग्जाम में पूछा। अशोक की अगर हम बात कर लेंगे, इनके माता पिता के थोड़ा सा, पिता तो आपको पता है कि बिंदुसार है, पिता का फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इनके पिता का नाम बिंदुसार है। ठीक है, माता का नाम इनका बहुत जगह अलग अलग दिखाई पड़ता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको समझना है। पहला धम्मा, कहीं कहीं इनका माता का नाम धम्मा दिखाई पड़ता है। पासदीका, कहीं कहीं कुछ कुछ आप नाम सुने भी होंगे, कुछ कुछ आप नाम आपको नया लग रहा। शुभद्रांगी, शुभद्रांगी भय है ये, ठीक है, शुभद्रांगी। तो ऐसा शुभद्रांगी, पासदीका, दिव्यदान, दिव्यदान, दिव्यदान क्या है, ये सब बौद्ध ग्रंथ, सब बौद्ध ग्रंथ। दिव्यदान क्या है, बौद्ध ग्रंथ। यही हम विदुसार की बात करते हैं ना, तो बौद्ध ग्रंथ में कहीं नाम ही नहीं ज्यादा दिखाई पड़ता आपको, तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं वहां पर आपको देखने को मिलता है। आप देखते हो कि बिंदुसार कहीं ना कहीं आजीवक संप्रदाय का ज्यादातर रहा है संरक्षक। शुभद्रांगी की बात करेंगे तो अशोक वदना एक ग्रंथ है, अशोक वदाना, अशोक वदाना, अशोक वदाना जो ग्रंथ है उसमें शुभद्रांगी नाम पड़ता है, इनकी माता का नाम। और ये तीनों नाम कहीं ना कहीं सेम है, तीनों नाम एक ही आदमी का नाम यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। तो इस चीजों को समझना है, कहाँ पे क्या मिलता है, एग्जाम में इतना ज्यादा पूछता है, आप सोच नहीं सकते। सब चीज जितना फैक्चुअल, ये सारे फैक्चुअल है। देखिए जैसे कि हम मौर्य एम्पायर को पढ़ेंगे, तो अगर प्री में आपको पूछेगा तो फैक्चुअल पूछेगा, क्या नाम था नहीं था। लेकिन हम मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे तो हम इसका पूछ सकता है, इसका मॉडर्न आर्ट के बारे में पूछ सकता है, बहुत बार रिपीट किया है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में पूछ सकता है। अशोका और धम्म का क्या रिलेशन था, हम सब पढ़ाएंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले आप वो चीजों को समझिए, फिर हम उन चीजों पर चलेंगे। इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। पत्नी का नाम बहुत जगह अलग अलग, इनकी पत्नी का नाम बहुत जगह अलग अलग दिखाई पड़ता है, और अलग अलग पत्नियां थी, इसलिए पत्नी का नाम अलग अलग है, मैं इसको बताना चाहता हूँ। ठीक है, कौन कौन है भाई। पहला असंघिमित्रा, देखिए असंघिमित्रा मैंने लिखा है, संघमित्रा आप मत ध्यान रखिए, संघमित्रा इनकी बेटी का नाम था, ये असंघिमित्रा मैंने लिखा हूं। इनको पटरानी बोला गया, पटरानी थी ये, ठीक है। महादेवी, कहीं कहीं देवी आपको दिखाई पड़ेगा, महादेवी या देवी कहीं कहीं दिखाई पड़ेगा। ये चंपा के राजा की बेटी थी, चंपा के राजा की बेटी थी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, महादेवी। जिससे इससे ही एक पुत्री और पुत्र का जन्म होता है। पुत्र का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघमित्रा, ध्यान रखिएगा। और इस दोनों को महेंद्र और संघमित्रा को भेजते हैं कहां, सीलोन। सीलोन कहां, श्रीलंका में, किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। एक पत्नी का नाम मिलता है तिच्छ रसछिता, तिच्छ रसिता, ये सब बौद्ध ग्रंथों में है। एक पत्नी का नाम इनका मिलता है, उन पत्नी का नाम आपको क्या मिलता है, तिच्छ रसिता, ठीक है। और ये तिच्छ रसिता जो आपको है, ये पूरी बौद्ध धर्म का विरोधी थी, बौद्ध विरोधी। तिच्छ रसिता के बारे में बौद्ध विरोधी बोला गया है। और इसने जो बोधि ट्री, बोधि वृक्ष जो कि बोध गया में है, बोधि वृक्ष, मैं बोधि ट्री लिखता हूं, जो बोध गया बोधि ट्री है, इसको ट्राई की थी कट करने के लिए, ट्राई टू कट, एक बार इस ट्री को कट करवाने के लिए ट्राई की थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि बोधि वृक्ष को कौन कटवाया था, ये आपको बताना है, बोधि वृक्ष को कौन कटवाया था, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहां पर तो हो गया। और इनकी पत्नी का नाम, आपको इनकी पत्नी का नाम होता है एक पद्मावती, पद्मावती, देख रहे हैं नाम, बहुत सारा पत्नी इनकी थी। और ये पद्मावती, इन्हीं से ही एक पुत्र का जन्म होता है, उस पुत्र का नाम आपको दिखाई पड़ेगा कुणाल,
ठीक है। महेंद्र संघमित्रा पद्मावती से कुणाल जन्म लिया। और सबसे जो महत्वपूर्ण मैं लिखने जा रहा हूं, नाम दिखाई पड़ता करुवाकी, इसलिए मैं इसको ग्रीन में लिख दिया। करुवाकी पत्नी एक नाम दिखाई पड़ता है, इसका बेटा तीवर, ये जब पढ़िएगा आप कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी या प्रयाग अभिलेख जब पढ़ते हैं आप, ठीक है, ये कौशाम्बी और प्रयाग जो अभिलेख जब पढ़ते हैं, इसे रानी का अभिलेख क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें ही केवल एक करुवाकी नाम की इनकी रानी, अशोक की रानी का चर्चा, बाकी कहीं भी इनका अलग अलग जगह अभिलेखों में नाम केवल इन्हीं पत्नी का है। इसे कौशाम्बी के अभिलेख को क्या बोला गया, रानी का अभिलेख। और उसके पुत्र का तीवर की नाम, तीवर पुत्र का चर्चा, मैं यहां लिखता हूं पुत्र, रानी का अभिलेख। यहां तक आई थिंक आप लोग सब चीजों को समझ गए होंगे। ये फैक्चुअल इतना ही है ना, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा से एग्जाम में नंबर स्कोर करना है तो एक एक चीज को समझना पड़ेगा, एक एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, अगर हम बात कर लेते हैं अशोक गद्दी पर बैठने से पहले तक्षशिला और उज्जैनी, ये आपको नाम पढ़ा होगा, आपको नाम पता होगा कि जब बिंदुसार था तो उसके समय में दो जगह विद्रोह हुआ था, तक्षशिला और उज्जैनी में। तक्षशिला में गए थे दो लोग, सुसीम और अशोक, विद्रोह को दबाए थे। उज्जैनी में खुद अशोक था। तो कहीं की तहसीला उज्जैनी दोनों जगह गवर्नर लिखता, लेकिन आप ध्यान रखिएगा उज्जैनी में राज्यपाल के रूप में वहां पे नियुक्त था अशोक अपने पापा के टाइम में, राज्यपाल के रूप में वहां पे विद्रोह हुआ था, उसको दबाया था इसने। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये इनके फैमिली का मैं बता रहा हूँ, अभी और मैं बताने वाला हूँ इनकी पुत्री का नाम, फिर हम चलेंगे आगे। इनकी पुत्री का नाम यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन मैं लिखता हूँ, सारे एक पेज में हो जाए तो अच्छा रहेगा, आप चीजों को देखते रहे, बार बार समझते रहे। इनकी पुत्री का नाम, इनके पुत्री का अगर नाम की बात करेंगे, इनकी पुत्री का नाम पहला तो संघमित्रा, नहीं तो इस संघमित्रा को ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा चारुमती। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, अशोक का पूरा मैंने बैकग्राउंड बता दिया, आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अशोक के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि अशोक ने किस धर्म को माना, किस धर्म को क्या क्या किया, इस चीज के बारे में। अशोक का धर्म, देखिए अशोक के धर्म की अगर हम बात करते हैं तो महावंश, बौद्ध ग्रंथ महावंश, इसमें क्या बोला गया, बौद्ध ग्रंथ महावंश में बोला गया है कि अशोक शुरू में ब्राह्मण धर्म को मानता था, प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म को मानता था। इसलिए इनकी पत्नी, जिनका आप नाम देखते हैं महादेवी, जो एक ब्राह्मण, चंपा के ब्राह्मण की बेटी थी, इसलिए कहीं कहीं प्रारंभ में बोलता है कि प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म मानता था, लेकिन बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। ये महावंश के अंदर दिखाई पड़ता है। महावंश में ऐसा चीज लिखा गया ना, बौद्ध ग्रंथ है, कि हमने अच्छे ब्राह्मण धर्म को मानने वालों को हमने बौद्ध धर्म की अच्छाइयों को दिखा के हमने उनको बौद्ध धर्म के अंदर करवाया एंट्री। ये ऐसा लिखा गया कि प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म थे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एक दो नाम मिलेगा, निग्रोधा, इसका भतीजा था, अशोक का भतीजा था, सुसीम का बेटा था निग्रोधा, ध्यान रखिएगा। ये मैं लिखता सुसीम सन, ये 7 वर्ष की एट ईयर ऑफ 7 एज, सॉरी 7 ईयर, ठीक है, एट द एज ऑफ 7 ईयर ये बौद्ध धर्म को अपनाया था। सोच सकते हैं 7 साल की उम्र में इस बच्चे ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और ये बच्चा इतना ज्यादा प्रभावित किया ना, सोच नहीं सकते हो आप, कि अशोक को बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा। ऐसा महावंश में लिखा गया है, और बहुत जगह बहुत जगह क्या होता है, एक आपको नाम मिलता है मोगली पुत्र तीस, एक मखाली पुत्र गोसाल अलग है, वो आजीवक समय पता है, ये मोगली पुत्र तीस है, इसने भी कहीं ना कहीं अशोक को बौद्ध धर्म के लिए प्रभावित किया। तो अशोक सबसे ज्यादा प्रभावित था मोगली पुत्र से, इसलिए इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। और इसके ही शासनकाल में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, आपको पता होना चाहिए, पटना में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, पटना में अध्यक्ष बने हमारे मोगली पुत्र। राजा कौन था, अशोक। कहाँ हुआ, पटना में हुआ। ठीक है, 250 BC में, कहीं अलग भी रहता, लेकिन ध्यान रखिए
250 बीसी में इसके शासनकाल में मोंगलीपुतिस के अध्यक्षता में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजन हुआ था। कहीं कहीं और उपगुप्त का नाम दिखाई पड़ेगा, और ये उपगुप्त वही हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म का शिक्षा दीक्षा दिया था। बौद्ध धर्म के अंदर गया बात अलग है, लेकिन बौद्ध धर्म का सारा शिक्षा उपगुप्त के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान दे। कहीं कहीं आपको ध्यान में आपको एक और नाम आएगा बौद्ध धर्म के लिए, मैं यहाँ महावंश तक यहाँ मैं लिखा हूँ, ठीक है, और इसके नीचे अलग चीज है। कहीं कहीं आपको दिखाई पड़ेगा समुद्र, एक नाम आपको आएगा समुद्रा या समुद्र, ठीक है, जो एक मर्चेंट था, व्यापारी था, यानी व्यापारी था, जो बाद में क्या बन गया था, भिक्षु, जो बाद में क्या बन गया था, भिक्षु। तो इससे भी प्रभावित थे, इससे भी प्रभावित थे अशोक, और अशोक क्या भाई, बौद्ध धर्म को अपनाया। देखिए कहीं कहीं मैं यहाँ बताऊंगा कलहन, कलहन क्या है, राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में है। राजतरंगिणी किताब में कलहन लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, इसको भी समझना। आपको ये सारे फैक्ट एक जगह नहीं मिलेंगे, ये आप चीजों को ध्यान में रखिएगा। राजतरंगिणी में कलहन लिखते हैं कि ये शैव मता अनुयायी था, मतलब ये शिव धर्म को मानने वाले थे। क्यों? क्योंकि इसने लिखा है ऐसा राजतरंगिणी में कि कश्मीर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था अशोक ने, शिव मंदिर का निर्माण करवाया। और क्या बोलता है, कहता है कि श्रीनगर शहर की स्थापना भी इसने करवाया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना, ये सारे राजतरंगिणी के अंदर लिखा गया कलहन के द्वारा। तो बहुत अलग अलग लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली अशोका बुद्धिज्म को फॉलो किया। आपको पता है हर जगह आपको बुद्धिज्म मिलता है, इसमें जितने भी शिलालेख लिखा है उसमें अपने अशोक धर्म की चर्चा किया है, इसने बुद्धिस्ट के बारे में बात किया, हर जगह स्तूप बनाया, उससे ही बुद्धिस्ट को ही फॉलो करके इसने स्तूपों का निर्माण करवाया। अब से सोच सकते हो कि अशोका कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित था बौद्ध धर्म से। ठीक है, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपने शासन के 8वें वर्ष बाद ये गद्दी पर कब बैठा भैया, 269 में। 8वें वर्ष बाद 261 बीसी में। कहीं 9वें वर्ष बाद दिखता है, कोई इससे मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 271 बीसी में एक बहुत ही गजब कलिंग वार, कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध हुआ जो कि कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग, आप समझ सकते हैं कि हृदय परिवर्तन का काम किया अशोक के लिए। कलिंग का युद्ध हुआ 261 बीसी में, और इसकी चर्चा अशोक अपने 13वें शिलालेख में किया। अशोक 13वें शिलालेख 13th रॉक एडिक्ट में आपको लिखा है अशोक ने, 13वें शिलालेख में अशोक ने इसकी चर्चा किया। 13वें शिलालेख में बहुत सारा चीजों चर्चा किया, लेकिन हम मानेंगे कि अशोक ने कलिंग का युद्ध क्यों हुआ, अशोक कलिंग का युद्ध आखिरकार क्यों हुआ, कुछ कारण था ना, ऐसे तो नहीं लड़ लेगा ना, क्यों हुआ। तो ध्यान रखिएगा, मैं इसको जो मैं बताने वाला हूं इस क्यों युद्ध हुआ, कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। कारण, पहला कारण था कि जब घनानंद के समय में ये जो कलिंग था ना, ये कलिंग था मगध का पार्ट, लेकिन घनानंद के लास्ट पीरियड में कलिंग इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, मतलब स्वतंत्र हो गया। और कहीं ना कहीं जब चंद्रगुप्त मौर्य जाए, अशोका आया, तो ऐसा लगा कि नहीं ये हमारे एरिया में क्यों नहीं रहेगा, कलिंग स्वतंत्र क्यों रहेगा। तो साम्राज्य कह सकते हैं साम्राज्यवादी विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए इन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया। साम्राज्यवादी विस्तार होगा तब तो कलिंग पे आक्रमण किया। और सेकंड अगर हम लिख दे, अशोक दक्षिण की ओर स्थल और जल मार्ग पर नियंत्रण चाहता था, दक्षिण की ओर स्थल और जल मार्ग पर नियंत्रण चाहता था। तो कहीं ना कहीं अभी कलिंग कहां, उड़ीसा के अंदर में है, तो उसे मगध से देखिएगा दक्षिण की तरफ तो वही आता, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी दक्षिण की ओर अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। प्लस में जो कहीं कहीं आपको बहुत जगह आपको मिलता है, बहुत सारे बुकों में, ठीक है, कौटिल्य ने बहुत जगह बताया भी है कि संसाधन बहुत जबरदस्त था कलिंग में। आपको पता है कि उड़ीसा में अभी भी बहुत ज्यादा खनिज है, तो संसाधन था क्या, पहला बात की खनिज था, यहां पर हाथी बहुत थे, और ये हाथी युद्ध में काम आता था। तो हाथी को कहीं ना कहीं कि अगर इसको अपने एरिया में ले लेंगे तो हाथी बहुत ज्यादा आएगा। तो ये सारे कहीं कहीं बहुत जगह मिलते हैं, इन चीजों का आपको ध्यान में रखना। ये कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक वर्सेज नंदराज। कलिंग के राजा कौन थे, नंदराज। अशोका कहां से था, तो मौर्यन एम्पायर मगध के राजा थे, ठीक है। इस
कहने का मतलब इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि इस युद्ध का इम्पैक्ट क्या हुआ कि इसमें ऐसा लिखा गया है कि 1 लाख लोग मारे गए, ठीक है, और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इतना खतरनाक युद्ध, इतना खतरनाक युद्ध हुआ कि अशोक का हृदय परिवर्तन, अशोक परेशान हो गया, अशोक को पता नहीं क्या लगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। अशोक ने यहाँ से अशोक ने धर्म की ओर किया और अशोक ने बुद्धिज्म को फॉलो किया और अशोक ने बहुत ही ज्यादा बुद्धिज्म का प्रचार करवाया। इसलिए इस बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए संघमित्रा और इसका बेटा महेंद्र इसको कहाँ भेजा? सेलोन, आज श्रीलंका, यहाँ पर भेजा। बुद्ध धर्म का प्रचार जाओ, बुद्धिज्म को पूरा चारों तरफ फैलाओ। अपनी 2 बेटी बेटा संघमित्रा और बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र, ठीक है। ये चीज को आप लोग को ध्यान में रखना, ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर हम बात कर लेंगे अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में एक और चीज का चर्चा किया, अपने अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में क्या किया है कि इसने राजाओं के बारे में, 5 विदेशी राजाओं के बारे में चर्चा किया है 13th शिलालेख के अंदर। ओके, क्या क्या किया भाई? तो फॉरेन रूलर, मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉरेन रूलर, विदेशी राजा, पड़ोसी राजा नहीं, फॉरेन। इसे मैच द फ्लोइंग बहुत ज्यादा था, ठीक है, फॉरेन रूलर। इसे मैच द फ्लोइंग आपका एग्जाम में आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखता हूं और इसको याद रखना, ठीक है। पहला क्या लिख रहा हूं मैं? इपीरस, इपीरस जगह का नाम है, ठीक है। इपीरस के अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कहां का राजा था? इपीरस का। मकदूनिया, डेट इज कॉल्ड मैसेडोनिया इंग्लिश में, यहां के राजा एंटीगोनास, क्या नाम है उसका? एंटीगोनास। सीरिया, यहां के राजा अंटियोकस द्वितीय, अंटियोकस द्वितीय सीरिया का राजा। यही राजा अंटियोकस, आपने देखा था अंटियोकस प्रथम बिंदुसार के समय जिसे मांगा था सूखी अंजीर, मीठी शराब और एक दार्शनिक। इजिप्ट, टॉलमी सेकेंड या फिलाडेल्फस, आपको दिखाई पड़ा कहीं कहीं नाम फिलाडेल्फस, ठीक है। टॉलमी द्वितीय या फिलाडेल्फस जो इजिप्ट के राजा थे। और एक आपको एक नाम आएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, सिनरेक्सा या सीरिया या सिनरेका, आपको दिखाई आपको नाम पड़ेगा। कहने का मतलब सीरिया या आपको कहीं कहीं आपको इसका नाम लिखा रहेगा सिनरिका, ठीक है। तो यहां के राजा का नाम क्या था? इसका आपका नाम मगस, क्या था? मगस, ठीक है। तो ये आपके सामने 5 नाम हैं, 5 नाम को मैच द फ्लोइंग आता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। हमने अशोक के बारे में इतना बताया आपको, ठीक है। अगर हम बात करेंगे और अशोका के बारे में, और अगर हम चर्चा से करेंगे तो हमने अशोका के शिलालेख में ऑलरेडी हमने अशोक के बारे में बहुत सारा चर्चा किया है। तो इसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की, हमने बताया था अशोका के शिलालेख में कि इसने धम्म महामात्रा की नियुक्ति की, धम्म को प्रचार करने के लिए, ठीक है। इसने मैंने ये बताया था कि अपने शासनकाल के 21वें वर्ष ये लुम्बिनी गए थे और लुम्बिनी में एक कपिल मुनि का जो स्तूपा था उसको डबल कर दिया था, वहां के लगान को, वहां के जो टैक्स था उसको 1/4 से 1/6 कर दिया था। ये मैंने ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हम आगे पढ़ेंगे जब अशोका के बारे में, अभी अब हम अशोका की पॉलिसी कहने का मतलब ये हुआ कि अशोका बुद्धिज्म पढ़ेंगे, अशोका धम्मा पढ़ेंगे, तो उसमें भी चीजों को देखेंगे। फिर मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे, मौर्य का हम सोशल लाइफ पढ़ेंगे, फिर मौर्य खत्म होगा। अब इसके बाद जितने भी अशोक के बाद जितने भी, देखो अशोक का मृत्यु क्या होगा? 232 बीसी में, ओके। अशोक का मृत्यु 232 बीसी में होता है। इसके बाद इसका पुत्र कुणाल, इसके बाद दशरथ, ठीक है। इसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा संप्रीति, इसके बाद आपको दिखाई नाम पड़ेगा बृहदर्थ, लास्ट रूलर बृहदर्थ, लास्ट रूलर था बृहदर्थ, जिन्होंने, अगर हम बात कर लेते हैं दशरथ का,
दशरथ ने अपने दादा के, जैसे अशोक दादा हुआ, अपने दादा के कदमों पर, मतलब उनके देख के उनका, इन्होंने गुफा का निर्माण कराया। कौन कौन गुफा? गोपी और लोमस ऋषि और वर्थिका और वहिका, ये 4 गुफाओं का निर्माण करवाया नागार्जुन की पहाड़ी में। नागार्जुन की पहाड़ी में इन 4 गुफाओं का निर्माण करवाता है दशरथ। अशोका ने तो करवाया था बराबर में, कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्वझोड़ी 4 गुफाओं का। तो इसने भी आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए इन 4 गुफाओं का निर्माण कराया। ये भी महत्वपूर्ण था। दशरथ के बारे में इतना ही पढ़ना है। बृहदर्थ जिसकी हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग कर देता हत्या। और बाद में यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना होती है मगध के ऊपर। ये पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और इसने 187 बीसी या 185 बीसी आपको दिखाई पड़ता है। तो हम जब पढ़ेंगे शुंग वंश तो वहां पे इन डेट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बृहदत्त की हत्या करके नए मगध पे नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना करता है, जो ब्राह्मण राजवंश होता है। तो इतना से ज्यादा सफिशियंट है। हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अशोका और बुद्धिज्म, और अशोका और धर्म के बारे में, कि अशोका के बुद्धिज्म के साथ क्या रिलेशन था, कहाँ का, और अशोका का धर्म क्या था, उसके बारे में छोटा सा वीडियो होगा 20 से 25 मिनट का, उसमें हम उन चीजों के चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको इतना सफिशियंट है। अशोका का क्या मतलब शासनकाल था। जब मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे तो वहां पे हम देख लेंगे अशोका के मैप के अकॉर्डिंग कि क्या क्या चीज अशोका ने कहाँ कहाँ तक चीजों को फैलाया था। तो चलिए इस वीडियो को हम करते हैं समाप्त। आपको चीजों समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।